Hello, my dear students. Today's topic, which we are going to discuss, is, as you can see, the human eye and the colorful world. Eyes क्या होता है बच्चों? Eyes क्या होती है? मैम, eyes तो आंखें होती है. किसकी आंखें होती हैं? सबकी आंखें होती है. ऐसे नो, कोई भी जनरली जो जीते हैं उनका आइज़ होता है, लेकिन आज हम किसकी आइज़ पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई. हम प्रीवियस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज पढ़ चुके हैं, उनका रिलेटिव साइज़ वगैरह वो सब पढ़ चुके हैं. आइज़ नेचर पोजीशन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो पढ़ चुके हैं. तो ये आइडिया दिमाग में रखते हुए, यानी कि फिज़िक्स वाला जो पार्ट है वो दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए. ठीक है. ह्यूमन आई जो होता है वो लाइट को यूज़ करता है एंड देयरफॉर enables us to see objects around us. कभी सोचा हम लोग अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स देखते कैसे हैं? हम जो लाइट है उसको आई यूज़ कर लेता है और उसी लाइट से हम अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. यानी कि कैसे देखते हैं मैम? डेफिनेटली उसमें लेंस होगा, तभी तो वो इमेज फॉर्म करेगा. यस और नो? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे लेंसेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आइज़ में कौन सा लेंस होगा? किस टाइप का फंक्शन होगा इस लेंस का? अगर लेंस ख़राब हो गया तो क्या करेंगे मैम? अगर उस लेंस में कोई डिफेक्ट होगा, क्या हम लोग तभी चश्मा पहनते हैं या स्पेक्टिकल्स पहनते हैं? लेट अस फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. ओके, मूविंग फर्दर. Okay, now we will discuss, in this chapter we'll also discuss about the rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. Okay, good. तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई. स्टूडेंट्स, ये है एक ह्यूमन आई. ठीक है. अब इस आई को गौर से देखिए. सबसे पहले आई याद रखना, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? पहला है आईज, चलो आई बोल दो. फिर ईयर्स, ठीक है. स्किन, ठीक है. टंग, ठीक है कि नहीं? और क्या है? और नोज. ओके. जैसे ही हम आईज बंद करते हैं, ओके, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल, तुम्हें आईज क्लोज करवा दिया, तुम्हारे हाथ में मैंने मछली रख दी, तुम उसको सूंघोगे, राइट? स्मेल करोगे, तो वो भी एक सेंस ऑर्गन, या उसको टच करके महसूस करोगे. लेकिन हर चीज़ को अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग हर चीज़ इजीली पढ़ सकते हैं या नॉलेज गेन कर सकते हैं? इट विल डेफिनेटली बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस विदाउट आइज़. ठीक है. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन्स का वो है आई. ठीक है. बिकॉज वाई? Because it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Therefore, the name of the chapter is justified. Human eye and the colorful world. Okay? Good. चलो भाई, आइज को देखते हैं. देख लीजिए कि कैमरा की तरह एक ह्यूमन आई काम करता है. कैसे? देखो, इसमें एक लेंस है. या देखो, ये है लेंस. ये सुनो, दिस इज द लेंस, राइट? दिस इज द लेंस. दिख रहा है? ये लेंस है. अब इस लेंस के पहले, और ये अगर लेंस के बारे में क्वेश्चन आया कि लेंस है क्या, तो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना. रेटिना पे इमेज बनने वाला है. तो लाइट जो एंटर करेगा आई में, एक थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. तो कॉर्निया ये वाला पार्ट है. ये वाले पार्ट यहाँ पे अंडरलाइन भी है, कॉर्निया. ठीक है. तो light enters the eye through a thin membrane called the cornea. It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. तो तुम्हारे eyeball के सामने जो bulging part है, ओके, ये दिख रहा है आपको? ट्रांसपेरेंट बल्ज पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. ठीक है. और जो आई बॉल है हमारा, जो आई बॉल अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप ही होता है ना, स्पीयर की तरह ही होता है, with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर. तो जो भी मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज होता है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पर ही हो जाता है. ओके. लेकिन जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है
ये सिर्फ एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है, इसीलिए ना उसको अगल बगल आप लोग देख सकते हो सीलियरी मसल्स है, ये मसल्स है ना इस तरह उसको खींचता और बंद करता है ना इस तरह, ताकि फोकस रहे, ठीक है। तो वो जो फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना, डिपेंड होता है ना, जब भी हम दूर की चीज़ें देखते हैं हम आंखें खोल के देखते हैं, पास की चीज़ें देखते हैं आंखें एकदम सुकूड़ के देखते हैं, यस और नो। तो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, तो कॉर्निया के पीछे ये क्या है, आइरिस। देखो कॉर्निया है फिर आइरिस है, याद रखना कॉर्निया IPL, कॉर्निया IPL। क्या बोल रही हो मैम, ये बोल रहे हैं हम निमोनिक दे रहे हैं, कॉर्नर में IPL मतलब पहले कॉर्निया फिर आइरिस फिर प्यूपिल फिर लेंस, समझ में आया। अब कभी आपको टफ नहीं लगेगा। सबसे आउटर पार्ट क्या है, कॉर्निया, आइरिस, कॉर्निया में IPL, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड द फाइनल, ये वाली बात मैंने कह दी। आइरिस क्या है मैम, कॉर्निया तो बता दिया आपने, ठीक है। कॉर्निया वो पार्ट है जो एकदम आउटर पार्ट हुआ ना, है ना, आईबॉल का जो आउटर कवरिंग हुआ कॉर्निया, ठीक है, ये बात हमने बता दी। एंड लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल कॉर्निया। आइरिस क्या है मैम, अगर हम आइरिस की पर्टिकुलर बात करें, आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अगर आप लोग ये नोटिस करो, ये आइरिस है, ये सुनो है कि नहीं, है। ये प्यूपिल है और फिर लेंस है, कॉर्नर में IPL, तो आइरिस प्यूपिल और फिर लेंस। तो आइरिस एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग द व्हाट, आई। तो तीनों का फंक्शन मैंने बता दिया, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और लेंस का भी बता दिया। तो कॉर्निया में IPL, तीनों के फंक्शन। इनफैक्ट आपको एक्वियस ह्यूमर के बारे में भी बताना चाहिए, यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, ये एक्वियस ह्यूमर है, और यहाँ पे जो लिक्विड होता है, जो रेटिना और इस पार्ट के बीच में जो लिक्विड, इसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वियस ह्यूमर, ये लिक्विड पार्ट होते हैं दोनों, ह्यूमर जो होते हैं ये दोनों लिक्विड पार्ट होते हैं। फिर यहाँ पे और क्या है, सीलियरी मसल्स, मैंने कहा एडजस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं लेंस को, प्यूपिल को, ठीक है। रेटिना इमेज फॉर्म करते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करता है मैम, जो भी इमेज बनता है, क्या बना है, इसका सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व या नस, कहाँ पे, ये नर्व्स है ना, ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वहाँ ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करता है कि ये मैसेज आया है, ये इमेज पर्टिकुलर आई ने देखा है, और वो इमेज फिर हमें नॉलेज में आता है कि ये इमेज हम लोग ने देखा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सुंदर सी लड़की देखी तो वो क्या हो जाएगा, रेटिना उस इमेज को छाप लेगा अपने जगह पे, और ऑप्टिक नर्व एक मैसेंजर की तरह ब्रेन को मैसेज देगा कि लड़की दिख गई भाई, लड़की देख के मुँह से सीटी निकल जाएगी फिर लड़कों के लिए ये, ओके। बजे हाथ से साली, बाकी सारे एक्शंस होने लगेंगे, ठीक है, डन, गुड। अब जो आई लेंस होता है, इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज, ओके, ऑफ द ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है ना, वो रियल और इन्वर्टेड होता है, हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख के आइए, फिर ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। तो द रेटिना का अगर फंक्शन आया तो बताइए कि आई लेंस जो होता है वो जो अपना इमेज, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे। तो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वहाँ पे, जो दो में, और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, जैसे ही उस पर रोशनी पड़ गई या इल्यूमिनेट हो गए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। तो कौन सा नर्व जो है ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि फला इमेज दिखी है, वो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। समझ में स्टूडेंट्स, कॉर्निया, IPL, सबसे रोशनी या लाइट अंदर आई आइज़ की, जो भी चीज़ आपने देखी उसका इमेज रेटिना पे बना। रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है वो इल्यूमिनेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है,
वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन जो है उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है या उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। फाइनली हमें पता चलता है हमने कौन सी लड़की देखी या आगे क्या करना है। सीटी बजाना है, चुपचाप बैठना है। ओके फाइन गुड, आगे बढ़े। सीटी नहीं बजाना है, बुरी बात होती है। जो भी इमेज दिखा है उसको इंटरप्रेट करता है ब्रेन, बस इतना याद रखो, वरना कहोगे मैम ने ये बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, कितना हम बेसिकली चलो आप देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। इस कर्वेशन कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सीलियरी मसल्स। ये तो मैंने कहा ही था, सीलियरी मसल्स बड़ा छोटा करता है लेंस वगैरह को, है ना। तो आई लेंस के अंदर फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल होता है, ये भी पता होना चाहिए। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. Yes. Thus its focal length increases. याद रखना, क्या याद रखोगी? जब भी मसल्स, जो सीलियरी मसल्स होते हैं, जो ये लेंस है, लेंस के अगल बगल सीलियरी मसल्स होते हैं ना, जो उसको बड़ा छोटा कर रहे हैं। ये सुनो, लेंस के अगल बगल क्या होते हैं? सीलियरी मसल्स होते हैं जो उसको बड़ा छोटा करते हैं। यस मैम, करते हैं। तो क्या होता है कि अगर लेंस कब थीन होता है? जब ये मसल्स रिलैक्स्ड रहते हैं तो लेंस थीन होता है। ओके, और जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंस थीन होने की वजह से जो फोकल लेंथ है इंक्रीज होता है। जब सीलियरी मसल्स, याद रखना, ये जो लेंस है, ये लेंस है, ये सीलियरी मसल्स है। ये सीलियरी मसल लेंस को होल्ड करते हैं, बड़ा छोटा करते हैं। अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स करे तो लेंस थीन हो जाते हैं और फोकल लेंथ बढ़ जाता है, याद रखना। तो ये कौन सी इमेज देखने में हमें हेल्प करेगा? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम दूर की चीज़ देखते हैं हमारी सीलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, लेंस थिन होता है, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इस केस में हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन जब हम क्लोजर वाले चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या होगा? सीलियरी मसल्स, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस नहीं, आपको क्लोजर ऑब्जेक्ट्स देखना है या ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू आई देखना है, तब क्या होगा? इन सब चीज़ों का उल्टा होगा। जो आपका सीलियरी मसल है वो क्या होगा? जो आपका सीलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंस क्या होगा फिर? थिकर हो जाएगा। सब चीज़ उल्टा, लेंस थिकर हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ घट जाएगा। और फाइनली आप लोग को ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द आई क्लियरली दिखेगा। समझ में? इन दोनों का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। कि कैसे लेंस किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सीलियरी मसल्स हेल्प करते हैं लेंस को अपने आप को एडजस्ट करते हैं दूर और करीब की चीज़। दूर की चीज़ों में लेंस थीन हो जाते हैं, सीलियरी मसल क्योंकि रिलैक्स होते हैं, फोकल लेंथ बढ़ता है। और पास की चीज़ों में वाइस वर्सा होता है। ठीक है, और इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, जितना भी हम छोटा करें फोकल लेंथ को, हम 25 सेंटीमीटर से के नीचे फोकल लेंथ को नहीं घटा सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। ओके, और इसी को कहते हैं
मतलब इतना मिनिमम, जैसे आप लोग एक बुक ले लो, है ना, अभी यही देखो मैं एकदम ऐसे करूँ आपको, क्या आप रीड कर पाओगे? नहीं, एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ना कि आप लोग उस चीज़ को देखा। आप अपने बुक को अपने करीब ले लो, क्या आप लोग रीड कर पाओगे? नहीं, एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। कोई भी चीज़ करीब से भी देखो, हम इतने आंखों के सामने लाके तो नहीं रीड कर सकते हैं, ऐसा नो कर सकते हैं? नहीं। तो इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्वेश्चन आता है। the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without a strain is called the least distance of distinct vision. ये क्वेश्चन आंसर जरूर आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना दूर बुक रखना चाहिए आप लोगों को रीड करने के लिए? 25 सेंटीमीटर। उससे करीब आप खुद अपनी बुक अपने पास ला के देखो, आप लोग रीड नहीं कर पाओगे। ओके, याद रखना, नहीं कर पाओगे। द फर्दस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आइज। और वो इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, कितना भी दूर एक इन्फिनिटी मतलब है, लेकिन पास का 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, आपके नाना नानी दादा दादी, उनके आंखों के पीछे ना ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे कुछ दिखता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, क्योंकि ना एक मिल्की क्लाउडी लेयर उसके ऊपर बन जाता है। तो इससे ना उनका विजन चला जाता है, और ये विजन वापस आ सकता है। उसका ऑपरेशन होता है, कैटरैक्ट सर्जरी होती है। तो कैटरैक्ट सर्जरी क्या होती है? ये एक बीमारी है। ये कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, बहुत से बूढ़ों को तो होता ही होता है। विथ एज तो भाई हर चीज़ डिफेक्ट हो ही जाती है कि नहीं? अब चलो देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि कितने डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, या देखने के कितने डिफेक्ट हो सकते हैं। समटाइम आई मे बी ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। The vision becomes blurred due to refractive defects of the eye. तो आई में जब रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो तो इंसान को वो चीज़ क्लियरली नहीं दिखने लगती, ब्लड, किसी को दूर की चीज़ नहीं दिखती है, किसी को पास की चीज़ नहीं दिख सकती। मेन 3 डिफेक्ट है, 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। ठीक है। सबसे पहला है मायोपिया। सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा मैं बता रही हूँ? मायोपिया, याद रखना। दूसरा वाला है हाइपरमेट्रोपिया, और नेक्स्ट वाला है प्रेसबायोपिया। याद रखना, जो मायोपिया है ये नियर साइटेडनेस, यानी कि हम करीब की चीज़ देख पाते हैं, दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? फार साइटेडनेस, हम दूर की चीज़ देख पाते हैं, करीब की नहीं, ये वाला डिफेक्ट है। प्रेसबायोपिया क्या है? ओल्ड एज में बेसिकली हम देख ही नहीं पाते, है ना। धीरे धीरे हमारी आंखें या मसल्स, हमारे सीलियरी मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, लेंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो अगर मायोपिया को डिफाइन, एग्जाम में अक्सर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का डिफरेंस आता है। शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये डायग्राम बनाने को आता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हारा आई नॉर्मल ऐसे बना देना, एक गोला बनाना, ये थोड़ा सा ऐसे बल्जिंग आउट दिखा देना, यहाँ पे लेंस बनाना, क्योंकि जो भी लाइट आएगा इस ऑब्जेक्ट से आएगा तो एरो ऐसे दिखाना। तो यहाँ से आपको बेंड होके इमेज रेटिना पे बनना है, बन गया इमेज, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बनना है, ये तो नॉर्मल आई की बात हुई, नॉर्मल आई में ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक मायोपिक आई में क्या होता है पता है? उसका जो लेंस है ना, पहली बात तो वो ऑब्जेक्ट को सही जज नहीं कर पाता है। लेंस जो है इमेज रेटिना पे ना बना के रेटिना के पहले बना देता है। समझ में आया? इसी वजह से इस केस में हम करेक्शन करने के लिए, मतलब ये डिफेक्ट को, एक तो ये डिफेक्ट होता क्यों है, सबसे पहले बात, मायोपिया जो होता है इसको हम नियर साइटेडनेस कह सकते हैं। यानी कि
इसको करीब की चीज़ें दिख जाएंगी लेकिन दूर की चीज़ें ये जज नहीं कर पाएंगे. ओके, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा ये इंसान. ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन को दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन द इन्फिनिटी. ओके, एंड मेक सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, यानी कि ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं, थोड़े मीटर के दूर तक ये देख सकते हैं. तो इस टाइप के आई में इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. रेटिना के ऊपर ही बने. देखो, चाहे वो फार साइटेडनेस हो नियर साइड, इमेज है ना गड़बड़ा जाती है. वो रेटिना के ऊपर ना बन के या तो रेटिना के पहले बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनती है. तो इस दोनों केस में हमें चश्मा पहनना है. ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं बल्कि आपका स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल का लेंस है. तभी तो हम एक्स्ट्रा लेंस पहनते हैं ना. आई में लेंस होने के बावजूद भी जिसको भी परेशानी है, आई का डिफेक्ट है, उसको एक्स्ट्रा लेंस तो पहनना ही पड़ेगा. ऐसा नो. The image of a distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. This defect may arise due to excessive curvature of the eye lens. यानी कि जो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ने की वजह से ये हो सकता है, या फिर इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल की वजह से हो सकता है. आईबॉल ज़्यादा इलोंगेट हो गया, ये एक रीज़न हो सकता है. एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस. समझ में आया? तो कॉन्केव लेंस जब हम इसको यूज़ करेंगे क्या होगा, ये तीनों डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे, इसलिए अच्छे से सीख लो. तो वही ऑब्जेक्ट आप दिखाओ, पहले वो यहाँ से देख रहा था ऑब्जेक्ट, यहाँ मतलब वो जज नहीं कर पा रहा था ऑब्जेक्ट का. जो जहाँ ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है ना, वो पहले कॉन्केव लेंस, जो चश्मा पहना है आपने, तो कॉन्केव लेंस वाला चश्मा पहनोगे अगर आपको मायोपिया वाला डिफेक्ट है. तो वो चश्मे से ना पहले वो जो रेस को एक तरफ ला के इस तरीके से प्रॉपर करेक्शन होके इमेज रेटिना पे बनेगी. क्या करेगा कॉन्केव लेंस, क्या करेगा, एक सूटेबल पावर का कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा. विल ब्रिंग बैक द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड. समझ में आया? एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा कि मायोपिया का आई का डायग्राम बनाओ. ओके, पहले नॉर्मल आई का बनाओ, फिर मायोपिया का आई का, फिर डिफेक्ट को करेक्शन कैसे करें वो वाला बनाओ. तो ये प्लीज़ ज़रूर पढ़ो. तो एक डेफिनेशन आप लोगों को पक्का पढ़ना है सारे लेंस का, या पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, ये वाला डेफिनेशन आ सकता है. मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया में डिफरेंस आ सकता है, या इनके जो करेक्शंस कैसे करें उसके इमेजेस बनाओ वो आ सकता है. डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करें. अगर मायोपिया है तो कॉन्केव लेंस लगा के करेक्ट करो. हाइपोमेट्रोपिया है तो मैम कैसे करे. हाइपोमेट्रोपिया है तो हमें पता है हाइपोमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, यानी हम दूर का देख पा रहे, करीब की चीज़ नहीं देख पा रहे. ये एक नॉर्मल आई है. ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपोमेट्रोपिया आई में देखो, नॉर्मल आई पे तो इमेज रेटिना पे बनता है. इस केस में देखो जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, क्योंकि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, इस वजह से, है ना. तो इस वजह से हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि प्रॉपर फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है और इमेज रेटिना पर बना जाता है. तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. ठीक है, तो आई ग्लासेस जो भी यूज़ करेंगे, जिसी को भी हाइपोमेट्रोपिया डिफेक्ट है, वो इस तरह यूज़ करेंगे कि वो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सी से कॉन्वेक्स या सी से कन्वर्जिंग, अरे सी आप लोग बोले कॉन्केव तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो भी सी से स्टार्ट होता है. लेकिन कैसे याद रखोगे आप लोग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है. कॉन्वेक्स है ना तो कन्वर्जिंग, ऐसे याद रखो. ठीक है, इसमें भी वी है, कॉन्केव में तो वी है नहीं. तो ऐसा कन्वर्जिंग लेंस होते हैं. वो ना सारा जो इधर उधर चला गया है, क्या चला गया है, जो भी हमारे रेज हैं, है ना, उसको प्रॉपर रेटिना पे जो लाइट रेज हैं, क्योंकि जो लाइट रेज है जनरली जब ऐसी बीमारी होती है हाइपोमेट्रिक, ये वाले जो पर्सन होते हैं ना उनको करीब का दिखता नहीं, वो बहुत बुक को अपने करीब ला के देखते हैं, बियॉन्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, मतलब 25 सेंटीमीटर के करीब भी. जितने तुम नोटिस करो बहुत से लोगों को दिखता नहीं, करीब को एकदम करीब आके देखते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान ऐसा देख नहीं पाएगा. तो क्योंकि लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, ये बीमारी है.
तो ये डिफेक्ट होता क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या तो टू लॉन्ग होगा या eyeball has become too small. So this defect can be corrected using a convex lens of appropriate power. ठीक है, और आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग इमेज फॉर द रेटिना. ठीक है ना. व्हाट इज प्रेस बायो, ये भी एक डिफेक्ट है, ये आता है क्वेश्चन. ये देखो बुढ़ापे में होता है. यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग. सो for most people the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglass. इसीलिए बुढ़ापे में हर किसी को चश्मा लगता है. ये जो डिफेक्ट होता है इस वजह से है क्योंकि हमारे जो सीलियरी मसल्स हैं जो लेंस को होल्ड करते हैं धीरे धीरे वीक हो जाते हैं ना. इंसान की खुद हड्डियाँ वीक हो जाती, मसल वीक हो जाती, तो आइज़ की क्यों नहीं होगी? तो इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स. ये क्वेश्चन बनता है क्यों ऐसे होता है. Sometimes a person may suffer from myopia, both hypermetropia and myopia, and they require bifocal lens. दो लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा देते हैं. ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक ही चश्मे में आप लोग दोनों लेंस देखोगे. अपने किसी नाना नानी दादा दादी का पूछना. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia, and such people often require both bifocal lenses. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. So the upper portion consists of a concave lens, अपर वाला कॉन्केव लेंस और डिस्टेंस विजन दिखाता है, और लोअर वाला कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक ही चश्मे में ऊपर वाला पार्ट कॉन्केव होता है और नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है. इतना याद रखना. ठीक है. एंड दिस डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. सर्जरी भी होती है आजकल, आजकल तो बहुत कुछ होता है. तो ये तो हुई बात आइज के डिफेक्ट की. नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो प्रिज्म आप लोग जानते हो, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं. प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो कि वाइट लाइट को विबग्योर में डिस्पर्स करता है. ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. एक सिंगल वाइट लाइट अगर एक प्रिज्म से पास करो ना, वो विबग्योर कलर क्या होता है भाई? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ये सब विजिबल रेंज के लाइट होते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो जो प्रिज्म होता है स्प्लिट्स द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू व्हाट? इनटू बैंड ऑफ कलर्स. एंड द एक्रोनिम विबग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस ऑफ कलर्स. क्यों? क्योंकि हमें सीक्वेंस से याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वायलेट, जो देखो आप लोग, वायलेट ज़्यादा नीचे आया है, रेड इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना. तो 7 कलर या कंपोनेंट्स ऑफ प्रिज्म कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, और ये जो इस टाइप के स्पेक्ट्रम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं. आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. ये क्वेश्चन बनता है, पहला इंसान कौन था जिसने ग्लास प्रिज्म यूज़ किया था ताकि इस टाइप के लाइट सनलाइट को भी वो विबग्योर में दिखा. ये विजिबल रेंज है. ओके, ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इनटू प्रिज्म. ओके, अब ये वाली बात तो हो गई प्रिज्म की. आगे हम बात करें यही प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके. तुम नोटिस करोगे कि जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म. दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन, मतलब 2 प्रिज्म लिया तो उसने नोटिस किया कि सनलाइट भी 7 कलर्स के बन सकते हैं. कि एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट. तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई है कि एक रेन शावर जब होता है, बारिश होती है, तो जो सनलाइट का डिस्पर्शन होता है, क्योंकि लाइट जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से सनलाइट का डिस्पर्शन हो जाता है, यानी सनलाइट फैल जाता है. क्योंकि वाटर तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में रहेगा जब बारिश होगी. तो हमेशा जो रेनबो होता है, जब बारिश होने के बाद हल्की धूप आती है तब रेनबो होता है. तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन. ठीक है, so the water droplet act like small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract again when it comes out of the raindrop. So due to the dispersion of sunlight या light and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. तो ये internal reflection वाला phenomenon है. तो आपको नहीं समझ में, आप फिजिक्स वाला पार्ट इसको क्लियर कर लेना, फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ लेना.
ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन वाला। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट्स की वजह से होता है। जो स्टार लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो भी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन अंडरगो करता है जब तक वो अर्थ पहुँचे। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जनरली होता है ना, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है। और सिंस एटमॉस्फेरिक बेंड स्टार लाइट इनटू टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जो अपेरेंट पोजीशन है ऑफ स्टार वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। जैसे कि ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, लेकिन हमें दिखता है यहाँ पे, और वजह मैंने बताया है, क्योंकि जब तक वो हम उसका जो रोशनी हमारे तक पहुँचता है वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन अंडरगो करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है। तो गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली द स्टार विल अपीयर स्लाइटली हायर और अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो ये गिव रीजन के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और ये चेंज भी होता रहता है, पोजीशन सेम नहीं रहता है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ भी बदलते रहता है ना। तो ये एक आप लोग को कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको पूछ सकते हैं कि स्टार अपीयर्स ब्राइटर एट सम द अदर टाइम फादर, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो यही तो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है? एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली ना, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई वो फ्लिकरिंग करने लगता है। कैसे फ्लिकरिंग करता है? ऐसे देखो, जैसे ये लाइट अभी मैंने फ्लिकरिंग कर दिया, देखो इस तरह है ना। जैसे ये लाइट हो रहा है, देखो इस तरह ट्विंकलिंग करने लगता है। क्यों? यहाँ पे तो ये बैटरी से हो रहा है, लेकिन क्यों ट्विंकलिंग हो रहा है? क्योंकि ना जब वो स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो एक पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो जैसे ही रेज ऑफ लाइट स्टार से हमारे पास आता है वो वेरी करता रहता है, उसका पोजीशन है ना फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमारी आँखों को जो स्टार का जो लाइट आता है हमारे आँखों में वो फ्लिकर करने लगता है। तो स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर। इस वजह से वो कौन सा इफेक्ट आ रहा है? ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। सो व्हाई डोंट planets twinkle? Because planets are much closer to the earth and thus seen as extended sources. पॉइंट सोर्स नहीं है वो, एक्सटेंड। तो अगर क्वेश्चन आया कि स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं? क्योंकि स्टार जो है वो एक पॉइंट सोर्स होता है, ओके और दूर भी होता है और फार भी होता है। लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर क्लोजर और दे आर extended sources, not point sources, okay. If we consider planet in variation amount of light entering our eye from all the individual points and sources will average out to 0, thereby nullifying the twinkling effect, okay. एक और कॉन्सेप्ट बनता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज। समझे? सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है। क्यों? एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका क्या है रीज़न? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग द होराइजन ऑफ द सन। वहीं से दिखता है ना हमें। होराइजन मतलब पता है ना, समंदर का आखिरी पॉइंट को होराइजन कहते हैं ना, इस तरह। तो वहाँ से जब सन ऊपर आता है शोज द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन की बात करें, इस तरह सन दिखता है हमें समंदर के किनारे, इस तरह दिखता है कि नहीं सन? Yes or no? So the time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. ये 2 minute वाला गैप याद रखना। और apparent flattening of the sun days at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. तो phenomenon का नाम क्या है? Atmospheric refraction। इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना कि जो दिन मतलब जब सनराइज होता है तो 2 मिनट पहले दिखता है और सन हमें, और सनसेट में 2 मिनट बाद, ये याद रखना। ये देखिए अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये होराइजन है तो पहले दिखता है, रियल पोजीशन ये हुआ, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, टिंडल इफेक्ट भी एक फैक्टर है, क्योंकि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसाइड एज सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विद। सो इन द प्रीवियस क्लास also you have learnt about scattering of light, yes or no? Yes.
दीज आर नथिंग बट कोलॉइडल पार्टिकल. व्हाट आर कोलॉइडल पार्टिकल? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स. अभी आप लोग ने कभी नोटिस किया है, अगर वो खपरेले वाला घर होता है ना, उसमें अगर आप लोग छेद हो और उसमें ग्लास भी लगी हो, वहाँ से ना एक धूल गर्दा, जैसे आपको लाइट, ये लाइट आ रहा है इस तरह, उसमें धूल गर्दा ऐसे ना गोल गोल घूमते हुए दिखता है ना. एक बीम ऑफ लाइट अगर नहीं धूप घर के अंदर आती है तो उसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं. देखा है आपने कभी? ठीक है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं. तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर होता है उसमें मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल तो होते ही होते हैं, और ये पार्टिकल जो होते हैं उसमें स्मोक भी हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल से टकरा जाए तो जब बीम ऑफ लाइट इन सारे पार्टिकल से टकरा जाते हैं जो एटमॉस्फेयर में है, तो जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं ना, स्कैटरिंग हो जाती है. क्योंकि टकराएगा, लाइट किसी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा. मतलब चूर नहीं हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो यहाँ पे स्कैटरिंग किसकी वजह से हो रहा है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स. उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं क्या है? कोलॉइड्स या कोलॉइडल पार्टिकल. और वो कोलॉइडल पार्टिकल क्या इफेक्ट दे रहे हैं? टिंडल इफेक्ट. इसको क्या कहते हैं? इसे ट्रायंगुलर इफेक्ट. इसमें ना ऐसे डस्ट दिखते हैं. कभी भी नोटिस करो ना अपने घर के, यू नो, कहीं से छोटी सी धूप की किरणें आती है, उसमें आप डस्ट ट्रायंगुलर फॉर्म देखोगे ना आप लोग. दिस फिनोमेना सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम. धूल गर्दे वाला रूम, एक छोटे से होल से ना जब धूप आती है या लाइट आती है, उसमें आप छोटे 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 ना देख सकते हो. लाइट के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल देखो. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. वहाँ पे भी देख सकते हो, फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हो. सो ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट. ठीक है. सो स्टूडेंट यू कैन सी दिस इमेजेस. ये दिख रहा है तुम्हें ट्रायंगुलर टाइप लाइट. इसी में आपको धूल गर्दा भी दिखेगा. इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. ये क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेयर में भी कचरा होता है, उसी को पार्टिकल्स को टकरा के लाइट इस तरह दिखते हैं. दिख रहा है? दिख रहा है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स. वेरी फाइन पार्टिकल्स कैन लीव मेनली ब्लू लाइट. अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स तो ब्लू लाइट स्कैटर होता है. अगर बड़े साइज के लाइट है तो लॉन्ग वेवलेंथ वाले स्कैटर ऑफ लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. ओके, तो देखो छोटा वेवलेंथ वाले कौन सा है? विबग्योर में ये शॉर्टर वेवलेंथ के, ये बड़े वेवलेंथ के लाइट है, रेड वगैरह है ना. ये सब आप लोग को आइडिया होना चाहिए. तो व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू स्टूडेंट्स? कभी आप लोगों ने सोचा है आसमान ब्लू क्यों है? क्यों है ब्लू? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर में और बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, और उनका जो साइज होता है स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स. और ब्लू तो शॉर्टर वेवलेंथ का है ही. तो जो ब्लू वाले एंड पे, एट द ब्लू एंड, देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड है. आपको पता है विबग्योर में इस तरह, आप लोगों को पता है विबग्योर. तो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ किसका है? यहाँ पे ये सब लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट है, रेड, ऑरेंज, येलो. ये सब, ये लैम्बडा वेवलेंथ का साइन है. अच्छा, और ये सारे शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट्स हैं, है ना. ये लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट है, शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट है. तो क्योंकि आसमान में जो पार्टिकल्स वो अक्सर जो है इस वाले एंड के लाइट को स्कैटर करते हैं. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color ज़्यादा, क्योंकि ये शॉर्टर टू आइज है. मतलब ये जो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं ना, मोर स्ट्रांगली देन रेड. तो रेड वाला पार्ट, इसीलिए आसमान रेड नहीं बल्कि क्या दिखता है? ब्लू. इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर ओनली, तब क्या होता है? कोई स्कैटरिंग होती ही नहीं. स्काई हमें डार्क दिखता. फिर समझ में आया? सो द स्काई अपीयर्स डार्क ड्यू टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाई. अगर इस तरह कोई है, हाई हाइट पे कोई फ्लाई हो रहा है, तो तब तुम्हें डार्क दिखेगा स्काई. ठीक है. और भी तुम लोग नोटिस करोगे कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि रेड जो है वो स्कैटर नहीं करता है. मतलब वो स्कैटर हो नहीं पाता एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है. जैसे स्मॉग है, फोग है, स्मोक है, ये सब रेड लाइट को स्कैटर नहीं करते. इसलिए डेंजर वाले जो लाइट होते हैं ना, वो रेड होते हैं, और वो दूर से भी हमें दिख जाते हैं. ठीक है. और वो सेम कलर ही रह जाते हैं. ठीक है. कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट अलग अलग क्यों होता है?
आप लोग नोटिस करोगे कि जब स्काई जो होता है सनसेट और सनराइज में सेम रहता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि have you wondered as to why the sun and the surrounding sky appear red sometimes? You can do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. Instead of the activity, I will directly come to the point, students. ये डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट. तो मेन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन है. लाइट फ्रॉम द सन जो होता है नियर द होराइजन पासिस थ्रू थिकर लेयर. जब होराइजन के बाद जब सुबह सनसेट हो रहा है तो थिकर लेयर से पास हो रहा है ऑफ ए लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आई. तो लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड जब दोपहर के बाद जब होता है शॉर्टर डिस्टेंस में वो जाता है, तो इसलिए दोपहर में सन अपीयर्स वाइट ओनली, क्योंकि ब्लू कलर जो है शॉर्टर वेवलेंथ है और वही हमें दिखता है आंखों को, ब्लू वायलेट ये सारे कलर. लॉन्गर वेवलेंथ कब होगा? जब हॉराइजन पे पहुंचता है या सनसेट होने वाला होता है, तब जो है पार्टिकल जो है लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, है ना. लाइट near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particle. Therefore, the light that reaches our eye is of longer wave. जब shorter wavelengths को scatter करते हैं तो longer wavelength के हमारे आँखों में दिखता है near the horizon. और दोपहर में it appears white, sky white होता है, as only a little of blue and violet colors are scattered. So this give rise to the reddish appearance of the sun during the होराइजन के टाइम पे, या याद रखना शाम के टाइम पे रेडिश अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स. चले गए तो बच्चे कौन भाई? लॉन्गर वेवलेंथ, वही तो दिखेगा, रेड वाला पार्टी तो दिखेगा हमें. विबग्योर में रेड येलो ऑरेंज ये मिक्स होकर वो रेडिश टाइप का स्काई दिखता है ना हमें शाम के टाइम. दिन में आपको वाइट या हल्का लाइट ब्लू टाइप दिखता है क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ के लेंथ सेटर हो रहे हैं, शॉर्टर वाले दिख रहे हैं हमें. तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. कुछ एक्सरसाइजेज हैं, डू सॉल्व इट. आई होप. ओके, थैंक यू.